नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आपने सुना होगा पहली पीढ़ी के हवाई जहाज़, सेकेंड जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट, तीसरी पीढ़ी के, चौथी पीढ़ी के, फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। ये पीढ़ियाँ क्या होती हैं? आपने भी कई बार इसको सोचा होगा कि ये पीढ़ियाँ आखिर होती क्या हैं। तो इस बारे में हम आज बात करेंगे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ से। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हवाई जहाज़ों में पीढ़ियाँ कब से? हमने तो आदमियों की पीढ़ियाँ सुनी थी। कर्नल राठौर, बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, हवाई जहाज़ का इस्तेमाल बतौर फाइटर एयरक्राफ्ट प्रथम विश्व युद्ध के समय चालू हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध आते आते हवाई जहाज़ों में काफ़ी उन्नति हो गई और काफ़ी शानदार फाइटर विमान बनने लगे। अब बात क्या था, ख़ास बात उस ज़माने में ये थी कि इसका इंजन, अगर आप देखें प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में जो फाइटर विमान इस्तेमाल होते थे उसमें इंजन प्रोपेलर वाले होते थे, यानी पंखे वाले इंजन। ये और कौन सा जहाज है सर? कर्नल राठौर, ये है उस ज़माने का हरिकेन फाइटर विमान। बहुत ही उम्दा इसमें मशीन गन लगी होती थी, कैनन, जो कि ज़मीन पर जाकर दुश्मन के सिर पर फटती थी। तो रॉकेट भी फायर कर सकता भारतीय था। वायुसेना ने इस्तेमाल किया इसको? कर्नल राठौर, भारतीय वायुसेना ने इसका इस्तेमाल बखूबी 1947-48 की इंडो पाक वार के समय किया। ओके सर। और जो पाकिस्तान से जो कबायली घुस आए थे रजाकार, उनको रोकने में इस जहाज ने एक खास रोल अदा किया था। सर, वंडरफुल। तो ये है प्रोपेलर ड्रिवन आपका हरिकेन। तो ये कौन सी पीढ़ी का जहाज है? हाँ कर्नल राठौर, उस जब तक प्रोपेलर विमान थे इतना ज़्यादा किसी ने पीढ़ियों के बारे में सोचा नहीं था। जी हाँ। पहली बार जब किसी ने सोचा फर्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नाम, हाँ। तो वो चालू हुआ इसके बाद जो फाइटर विमान बनने लगे उसमें इंजन जो है प्रोपेलर की निकाल दिए गए और उसमें जेट इंजन लगा दिए गए। तो हम बहुत शानदार जगह पे खड़े हैं, एयरफोर्स म्यूजियम। जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको फर्स्ट जनरेशन जेट इंजन पावर्ड फाइटर विमान दिखाऊंगा। तो सर, फर्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आपने कहा कि हमारे पीछे खड़ा है, ये क्या है, इसका नाम क्या है और ये क्या था? हाँ कर्नल राठौर, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब तक जेट इंजन बनने लगे थे। जी हाँ। और इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया, जर्मनी में भी उन्होंने क्या किया कि फाइटर एयरक्राफ्ट में प्रोपेलर इंजन निकालकर जो उस जमाने के जो बेसिक जेट इंजन थे शुरुआती दौर के, वो लगाने शुरू कर दिए। एक क्लासिक एग्जांपल हमारे पीछे खड़ा है, इसका नाम था वेम्पायर। बहुत ही शानदार फर्स्ट जनरेशन फाइटर विमान ऑफ रॉयल एयरफोर्स। इसमें अगर आप देखें तो जिसके विंग्स हैं वो सीधे सीधे हैं, पीछे की तरफ मुड़े हुए नहीं हैं। ओके। और जैसे उसके पहले फाइटर विमान में जैसा होता था, ये जो जहाज थे ये पुराने फाइटर विमानों की तरह ध्वनि की रफ्तार से कम स्पीड पे ही चलते थे। सब सोनिक थे। ओके। और उस जमाने के जो फाइटर विमान थे उसमें मेटल का इस्तेमाल कम होता था, लकड़ी का यानी बालसा वुड का इस्तेमाल होता था, प्लाईवुड जैसा एक मटेरियल होता है। तो अगर आप देखें इस जहाज की जो बॉडी है, जेट पावर्ड फाइटर विमान है, लेकिन इसकी बॉडी उस जमाने में जो ट्रेडिशन था, इसकी जो बॉडी बनी है वो बालसा वुड से, लकड़ी से बनी है। ओके सर। तो ठीक है, बेसिक वेपन हुआ करते थे, जैसे प्रोपेलर ड्रिवन फाइटर विमान में एक सामने की दिशा में फायर करने वाला हैवी मशीन गन या एक लाइट कैनन होता था 20 मिलीमीटर 30 मिलीमीटर, इसमें फिट किया गया। और इसी तरह से उस ज़माने में एयर टू एयर मिसाइल्स तो नहीं थी, लेकिन हाँ उस ज़माने के जो फाइटर विमान थे वो हल्के बॉम्ब्स ले जा सकते थे। ये फर्स्ट जनरेशन में भी प्रगति हुई होगी, इससे अच्छे बने होंगे डेफिनेटली। जैसे कुछ है कर्नल राठौर, जैसे हम आगे जाएंगे मैं आपको एक से एक बेहतरीन फर्स्ट जनरेशन फाइटर विमान दिखाऊंगा। एक क्लासिक एग्जांपल तो नेट का ही है। इंडियन एयरफोर्स ने नेट को उड़ाया, बहुत ही शानदार काम उसने किया 1965 के और 1971 के युद्ध में। फर्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट
यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स का भी फर्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे पास है। पाकिस्तान एयरफोर्स? हाँ, F-86 सैबर जेट। ओके सर। ये यूएस एयरफोर्स का फाइटर विमान है F-86, जिसे हम बोलते थे सैबर जेट। जी हाँ। और अमेरिका ने ये दे दिया पाकिस्तान को, जी हाँ। हिंदुस्तान को डराने के वास्ते। और पाकिस्तान ने जो हम पर, भारत पर 1965 का हमला किया, उन्होंने शुरुआत की थी। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये था कि पाकिस्तान के जनरलों को, उनके एयर मार्शल्स को लग रहा था कि F-86 उनके पास है तो आसानी से हिंदुस्तान की एयरफोर्स के छक्के छड़ा देंगे। जी हाँ। ये फर्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, थोड़ा बाद वाला। जी हाँ। तो इसने 1965 के युद्ध में हमारे साथ लड़ाई की। मैं पाकिस्तान के एयरफोर्स के जो पायलट हैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया। अब इस जहाज़ में ख़ास चीज़ थी क्या? जब फर्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बने तो आस्ते आस्ते वो उनमें थोड़ी थोड़ी प्रगति होने लगी। तो मैं आपको एक तरीका, एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक रेडार रेंज फाइटर है, फाइंडर। ये क्या फाइंड करता था? इसमें बहुत प्रिमिटिव उस जमाने का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा था, जिससे कि पायलट को स्कोप पर कुछ नहीं दिखता था। ये नहीं कि टारगेट या टारगेट विमान दिख रहा है। इसका काम था कि ये रेडार वेव फायर करता था, और वो रेडार वेव जो है दुश्मन के टारगेट से, यानी दुश्मन का हवाई जहाज हो या दुश्मन का जमीन पे टैंक हो, उस पर फोकस होने के बाद वापस आता था। इससे जो अंदर जो पायलट होता था उसको रेंज पता चल जाती थी कि दुश्मन का जो टैंक है वो 2 किलोमीटर है, दुश्मन का जो हवाई जहाज है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वो पता लग जाता था। ओके सर। तो फर्स्ट जनरेशन के फाइटर विमानों में थोड़े बाद में ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, यानी रेडार रेंज फाइंडर इंट्रोड्यूस होने शुरू हो गए। MiG-21 जब ये रशिया से हमारे पास आया 1964-1965 में, तो अमेरिकन एयरफोर्स भी इससे डरती थी। ख़ास बात यह है कि भारत की एयरफोर्स ने इस जहाज़ का इस्तेमाल लगातार 1965 में चालू किया, और आज तक इंडियन एयरफोर्स इस जहाज़ को उड़ा रही है। प्रैक्टिकली इसका जो लेटेस्ट वर्जन हमारे साथ उड़ रहा है, बाइसन, वो थर्ड जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। एक से एक शानदार एवियोनिक किट उसमें लगे हैं। इसमें ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लगे हैं जो कि दुश्मन को भौचंका कर देते हैं। सबसे बड़ी बात उस जमाने में थी कि ये पहला रियल मायने में सुपरसोनिक फाइटर विमान था, यानी ध्वनि की रफ्तार से अगर ज़रूरत पड़े तो ये प्राय 1.5 गुना 2 गुना स्पीड से जा सकता था। यानी दुश्मन का पीछा करना हो, अगर आप दुश्मन के पीछे पड़ गए तो पायलट ध्वनि की रफ्तार से 1.5 गुना, ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना फास्ट जाके दुश्मन को पकड़ सकता था, शूट डाउन कर सकता था। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि युद्ध भूमि में MiG-21 का एक खास रोल था उस जमाने में। वो कॉन्सेप्ट आया एयर सुपीरियरिटी का, कि युद्ध के मैदान में, युद्ध के आसमान में हमारे जो फाइटर्स हैं वो हवा को, यानी आसमान को डोमिनेट कर लें, ताकि दुश्मन की जो एयरफोर्स है वो वहाँ पर आने के लिए खौफ खा जाए। एयर सुपीरियरिटी शब्द इस्तेमाल होता था। ये सही मायने में भारतीय एयरफोर्स का पहला एयर डोमिनेट करने वाला फाइटर विमान था। डेमो नमूना सेकेंड जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का। जैसे जैसे फर्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट उन्नत हुए, उसमें अच्छे अच्छे इंजन लगने शुरू हो गए, जेट इंजन, और पहली बार उसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगने शुरू हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि सेकेंड जनरेशन के फाइटर विमान जो हैं वो ध्वनि की रफ्तार से चलने लगे, यानी ज़रूरत जब पड़ती थी तो ये ध्वनि की रफ्तार से ज़्यादा स्पीड से भी जा सकते थे। अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ट्रांसोनिक। सबसोनिक शब्द आपने सुना होगा। ये सेकेंड जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हंटर, मार्क 56 हंटर मैंने भी उड़ाया हुआ है। इनमें ज़रूरत के मुताबिक आप ध्वनि की रफ्तार से 1 मार्क बोलते हैं, आप 1.1 मार्क तक जा सकते थे।
इमरजेंसी हो तो। इसमें खास बात यह हो गई कि फर्स्ट जनरेशन फाइटर विमान में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ज़्यादा नहीं होते थे। लैंडिंग करनी है, पायलट अपने आँख से देखकर लैंडिंग करता था। लेकिन इस जहाज़ में पहली बार इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का जो बहुत बेसिक वर्जन होता था 50 के दशक में, 60 के दशक में, वो लगाया गया। इसी तरह से इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एक बहुत अच्छी जगह सिस्टम था कि जिसको बोलते थे डायरेक्शन फाइंडर डिवाइस। तो जब आप उसको ऑन करते थे और उसमें आप कहते थे ट्यून करना पड़ता था कि मुझे दिल्ली का रास्ता दिखा दो या मुझे श्रीनगर का रास्ता दिखा दो। तो एक बेसिक उस ज़माने में था, लेफ़्ट राइट स्विच, वो दिखाता था कि दिल्ली किस तरफ है, दिल्ली के लिए राइट मुड़ जाइए और श्रीनगर जाना है तो लेफ़्ट मुड़ जाइए। तो सेकेंड जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, खास बात है कि 1965 के युद्ध में और 1971 के युद्ध में इस जहाज ने पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की आर्मी के छक्के छुड़ा दिए। दर्शकों को मैं एक बॉर्डर पिक्चर थी जिसमें कि लोंगेवाला के युद्ध में दिखाया गया है कि किस तरह से जब पाकिस्तान के टैंकों ने हमारी आर्मी के पोस्ट पर हमला कर दिया तो भारत के आर्मी के जो वीर जवान थे उन्होंने सारे रात उन टैंकों को लोंगेवाला में रोक के रखा। जैसे ही सुबह सूरज की पहली किरण निकली, हंटर विमान के पायलटों ने जाके पाकिस्तान आर्मी के एक एक पैटर्न टैंक को ढूंढकर उनके परखच्चे उड़ा दिए। जब तक मिग 23 आए, मिग 25 उड़ रहे थे हमारे साथ। यूएस एयरफोर्स भी समझिए F-16 उड़ा रही थी, फ्रेंच एयरफोर्स तब तक मिराज 5 उड़ा रही थी। इन सब को थर्ड जनरेशन माना जाता था, लेकिन फिर आने शुरू हो गए एडवांस फाइटर विमान। जी हाँ। बोला तो जैसे इंडियन एयरफोर्स में आ गए सुखोई 30। जी हाँ। हमारे पास आ गए मिराज 2000 एडवांस वर्जन, हमने हाल ही में ले लिए रफाएल। जी हाँ। तो इन सब विमानों को नाम दिया गया फोर्थ जनरेशन। इसकी बहुत बड़ी वजह थी कि इन सब जहाज़ों में इंजन और एयरफ्रेम तो ज़्यादा आधुनिक थे, सबसे ज़्यादा बात थी कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बहुत शानदार लगने शुरू हो गए। यानी दुश्मन की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, दुश्मन के जो एयर डिफेंस रडार हैं, उनको कैसे ढूंढना है और अगर वो मिसाइल लॉन्च कर दें तो उसको कैसे काउंटर करना है। CMDS, काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम, ये सब लगने शुरू हो गए। दुश्मन ने जैसे ही मुझे शूट डाउन करने के लिए दुश्मन ने एक मिसाइल मेरी तरफ मारा तो मैं अपने CMDS से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को ऑन करके शेफ फ्लेयर फायर कर सकता हूँ, इंफ्रारेड फ्लेयर्स। जी हाँ। या मैं दुश्मन के रेडार को जैम कर सकता हूँ ताकि उसको अपने स्कोप पर या दुश्मन की जो मिसाइल है उसको अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर मेरी प्रेजेंस ना दिखाई दी जाए। तो अभी ये फोर्थ जनरेशन, जैसे हमारे पास रफाएल है जिसको कोई कोई कहता है 4.5, 4++, ये क्या कैसे विभेद करते हैं आप? हाँ कर्नल राठौर, देखिए ये जो इस्तेमाल होते हैं शब्द, थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम। एक जहाज़ अपने जीवन काल में 20 साल 30 साल तक तो उड़ता ही है। तो इस 20 साल 30 साल में क्या होता है कि जहाज़ में छोटी छोटी उन्नतियाँ, हम कहते हैं मॉडिफिकेशन, करते रहते हैं। क्यों? वो जहाज़ उड़ना शुरू होता है। तेजस का एग्जांपल ले लेते हैं। जी हाँ। तेजस हम करीबन फोर्थ जनरेशन है। तो जब वो उड़ना शुरू करता है तो अगले 10 साल 20 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में खास तौर से काफ़ी प्रगति होती है और उसी से जनरेशन बढ़ा। जी हाँ। तो जो अभी हम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट ढूंढ रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन ढूंढ रहे हैं। हाँ देखिए, फिफ्थ जनरेशन एकदम एंटायरली डिफरेंट क्लास होता है। जी हाँ। फिफ्थ जनरेशन में सबसे बड़ी खूबसूरती यानी एबिलिटी जो होनी चाहिए वो कि वो स्टेल्थ फाइटर विमान होते हैं। उनके ऊपर सरफेस पर, उनके इंजन के ऊपर इस तरह की कोटिंग होती है, इस तरह का रंग होता है, इस तरह की रेडार तरंगों को एब्जॉर्ब करने के लिए टाइज लगाई जाती हैं कि दुश्मन का जो रेडार है उसको देख ही नहीं सकता। ओके। तो फिफ्थ जनरेशन अलग क्लास है। अब जो हम खरीद रहे हैं फाइटर एयरक्राफ्ट, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, 114
के लिए टेंडर निकलने वाले हैं वो आप समझ लीजिए कि 4.5 जनरेशन के होंगे। ओके सर, तो इस तरीके से फाइटर एयरक्राफ्ट्स की पीढ़ियां तय की जाती हैं। तो देखने वाली बात होगी कि भारतीय वायुसेना आने वाले दिनों में अपने बेड़े में कौन सा मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट चुनती है और शामिल करती है। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसे कठिन विषय को बहुत सरल शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए समझाया। थैंक यू। धन्यवाद राठौर।